जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स को अपलोड किया है, मुझे उम्मीद है आपने वो सारे लेक्चर्स ध्यान से पढ़े होंगे। तो आज की इस लेक्चर में, जैसे आपको पता है कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो फिर हमने एक लेक्चर बेटे उसमें अपलोड किया है जिसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड बात की थी। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें हमने देखा कि ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज का बना हुआ है। और आपने देखा इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो है, ऑल दीज ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ताकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एफिशिएंटली क्या करे बेटे, फंक्शन करे। कौन सा फंक्शन करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम को? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन करने के लिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है और वो सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में ये सारे ऑर्गन्स अरेंज्ड होते हैं ताकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली एफिशिएंटली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को परफॉर्म करे। तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बेटे कुछ चीजें बताए थे कि हमारे पास जो ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करना है तो पहले हम यूजुअली नोज की बात करते हैं। और आपने देखा कि जो हमारे ये एक्सटर्नल नेल्स होते हैं, जो ये नेजल पोर्स होते हैं, जिनको एक्सटर्नल नेल्स भी कहा जाता है, और इनके अंदर आपने देखा एक रीजन होता है वेस्टिब्युलर रीजन, फिर आपने देखा रेस्पिरेटरी रीजन, और फिर आपने देखा और एक रीजन होता है जिसको ऑल्फैक्टरी रीजन कहा जाता है। वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बेटे डिस्कस करा था। और मैंने आपको बताया जो हमारा ये रेस्पिरेटरी रीजन होता है नाक के अंदर, यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी रीजन यानी ब्लड सर्कुलेशन वहां पे ज्यादा होती है। ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होती है और होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हम एयर रेस्पायर करते हैं, जो हम ऑक्सीजन इंस्पायर करते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन या इनहेलेशन ऑफ एयर जो हम करते हैं, वो रेस्पिरेटरी रीजन के बीच में जो ही पहुंचेगा वहां पे ब्लड सर्कुलेशन होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, बहुत सारी आर्टरीज, बहुत सारी वेन्स होती है। और उनके अंदर जब ब्लड फ्लो करता है, उस ब्लड का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर की वजह से जो ऑक्सीजन जो हम एयर लेते हैं वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, ताकि हमारे जो लंग्स है, अगर हम कोल्ड एयर को इंस्पायर करेंगे उसकी वजह से हमारे लंग्स में वाटर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो हमारे लंग्स है वो बेटे फ्रीज हो जाएंगे, और फ्रीज होने के बाद जो हमारे लंग्स है वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एयर को वार्म होना जरूरी है, और वो एयर वार्म कहाँ पे होगा? हमारे रेस्पिरेटरी रीजन में। और हमारे रेस्पिरेटरी रीजन में ऐसा क्या होता है बेटे? ब्लड वेसल्स होती है। इसी तरह से आपने देखा कुछ जो हमारे पास वो सेल्स होते हैं, क्या नाम है उन सेल्स का? कुछ सिरस रीजन होता है। एक सिरस रीजन होता है जो बेटे यूजुअली मॉइस्चर को स्क्रीट करता है, और म्यूकस रीजन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पे बेटे पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे लंग्स में ना चला जाए। इसके बाद हमारे इसी नोज के अंदर पोस्टीरियर साइड से एक और रीजन होता है जिसको हम ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, इसके अंदर बेटे कुछ सेंस सेल्स होती है, और सेंस सेल्स होने की वजह से ही हम किसी चीज का स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्शन जो होता है ना, हम लोगों में जिस चीज को आप सेंस ऑफ स्मेल कहते हैं उसको हम सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन भी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को ऑल्फैक्शन कहा जाता है। और उस ऑल्फैक्शन के लिए हमारे नोज के अंदर एक रीजन होता है जिसका ऑल्फैक्टरी रीजन नाम है, और उस रीजन के अंदर बेटे सेंसरी सेल्स होती है जो किसी भी सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। और यूजुअली जब भी आपको किसी चीज का स्मेल देखना पड़ता है, सूंघना पड़ता है, आप यूजुअली नोज के करीब लेते हैं। क्यों लेते हो बेटे करीब? क्योंकि आपको याद रखना है आज से, हमारे नाक में ऐसा क्या चीज है? ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, ऑल्फैक्टरी सेल्स होती है जो बेटे इस मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ये रीजन जो है इसमें यूजुअली कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। खैर,
ये हमारे पास नोज का एक रीजन है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी रीजन, कंटेन सेंस ऑर्गन्स। बेटे इसमें सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और यूजुअली जब आप बेटे एयर लेते हो ना, जो ही आप इंस्पायर करते हो, सबसे पहले जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे वेस्टिब्युलर रीजन में जाएगा, रेस्पिरेटरी रीजन में जाएगा, और जो ही वो ऑल्फैक्टरी रीजन में पहुंचेगा, ऑल्फैक्टरी रीजन किस में ओपन होगा बेटे, हमारे फेरिंग्स में। हमारा फेरिंग्स किस में ओपन होगा, हमारे लैरिंग्स में। लैरिंग्स का जो एयर है वो किस में जाएगा, ट्रैकिया में। ट्रैकिया का एयर जो है वो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकस में, और अल्टीमेटली ये जो एयर है हमारे लंग्स तक इसी तरह से सिस्टमैटिक वे से हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन चला जाता है। यहाँ पे क्या कहा कहते हैं, ये कहा जाता है कि बेटे फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी रीजन एयर कम्स इनटू फेरिंग्स। ऑल्फैक्टरी रीजन के बाद जो एयर है वो फेरिंग्स में ओपन होता है। लेकिन जब हम एयर इंस्पायर करते हैं बेटे, जो ही आप ऑक्सीजन लेते हैं, समझना ध्यान से, जो ही हम बेटे ऑक्सीजन लेते हैं, जो ही ऑक्सीजन हमारे ऑल्फैक्टरी रीजन में पहुंचता है, उसके बाद उसको फेरिंग्स में ओपन होना है। लेकिन जहां हमारी नोज या ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ द नोज ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, और उस फेरिंग्स के उस पार्ट को बेटे नेजोफेरिंग्स कहा जाता है। उस पार्ट को क्या कहा जाता है, नेजोफेरिंग्स। द पार्ट ऑफ फेरिंग्स दैट रिसीव्स एयर इज नोन एज नेजोफेरिंग्स। याद रखना बेटे, इसके बाद जो नेजोफेरिंग्स है, जो ही इसमें ऑक्सीजन चला जाएगा, जो ही आप इंस्पायर करोगे, जो एयर है, जो रेस्पिरेटरी गैस है, जो ही वो जाएगा नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स के बाद मतलब नेजोफेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स। आप बोलोगे जब एयर हमारे नोज से निकलता है, नोज को लीव करेगा तो एंटर करेगा फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद किस में जाएगा बेटे, लैरिंग्स में। लेकिन लैरिंग्स का एक पार्ट होता है कार्टिलेज, वो यूजुअली कार्टिलेज का बना है, जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। नेजोफेरिंग्स के बाद जो एयर है वो बेटे किस में जाएगा, ग्लॉटिस में जाएगा। हम इंस्पायरेशन की बात करते हैं, जब आप सांस लेते हो बेटे, पहले एयर था नोज में, पहले वेस्टिब्युलर मतलब ये वाला रीजन जो है, जो एंटीरियर रीजन ऑफ द नोज है, वेस्टिब्युलर रीजन, फिर रेस्पिरेटरी रीजन, फिर ऑल्फैक्टरी रीजन, फिर ऑल्फैक्टरी रीजन के बाद जाएगा नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स के बाद जाएगा ग्लॉटिस में। ठीक है, फ्रॉम द फेरिंग्स एयर गोज इनटू द विंड पाइप, और पहले फेरिंग्स में चला जाएगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाएगा, फिर अल्टीमेटली जो ये हमारा ईयर है वो किस में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। This part of the pharynx through which air goes into the windpipe is called as laryngopharynx. बेटे हमारे फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओपन होता है लैरिंग्स में, उसको कहते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। और हमारे पास नोज जब फेरिंग्स में होती है, नोज जो है जब वो फेरिंग्स में ओपन होता है, जो एयर हमने इंस्पायर किया है, नोज से किस में ओपन होना है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के उस पार्ट को क्या कहा जाएगा, नेजोफेरिंक्स। लेकिन अब फेरिंग्स के बाद जो एयर है उसको एक कार्टिलेजिनस बॉक्स के बीच में से जाना पड़ता है, उस कार्टिलेजिनस बॉक्स को हम ग्लॉटिस कहते हैं। लेकिन फेरिंग्स के उस पार्ट को जो ग्लॉटिस में या जो लैरिंग्स में ओपन होगा, फेरिंग्स के उस पार्ट को हम बेटे लैरिंजोफेरिंक्स कहते हैं। फेरिंग्स के उस पार्ट को क्या कहा जाएगा, लैरिंजोफेरिंक्स। मैं फिर से समझाऊंगा, जो हमारी नोज है, जब जो हमारा नेजल चैम्बर होता है, जो हमारी नेजल कैविटी होती है, जो हमारा नेजल पैसेज होता है, आप किसी भी नाम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, याद रख सकते हो। जो हमारी नेजल पैसेज है, जब बेटे ये इसको ओपन होना है फेरिंग्स में, लेकिन फेरिंग्स में किसके थ्रू ओपन होगा, नेजोफेरिंक्स। अब जब फेरिंग्स के जो अंदर एयर चला जाएगा, फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे इसमें नेक रीजन में, जो ही बेटे हमारे पास फेरिंग्स में एयर चला जाएगा, अब फेरिंग्स को उसको लीव करना है, उसको लैरिंग्स में जाना है। फेरिंग्स जब एयर को भेजेगा, सेंड करेगा एयर को किधर, लैरिंग्स में। किसके जरिए से, फेरिंग्स के उस पार्ट को बोला जाता है लैरिंजोफेरिंक्स, जिस जरिए से एयर जाएगा लैरिंग्स में। फेरिंग्स के उस पार्ट को लैरिंजोफेरिंक्स कहा जाता है, जिसके जरिए से एयर करेगा, एंटर करेगा किसमें, लैरिंग्स में। शाबाश बेटे, याद रखना नेजोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स को याद रखना, ध्यान से याद रखना। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं बेटे, ये हमारे पास एक मस्कुलर पीस होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। यहाँ पे हमारा सुप्राग्लॉटिस होता है, इस वाले रीजन को ग्लॉटिस कहा जाता है, और इन्हीं ग्लॉटिस को हम वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे कंसिडर करो बेटे, ये हमारा फेरिंग्स का रीजन था,
ये हमारा कौन सा रीजन था, ये रीजन जो है ये फेरिंग्स का रीजन था। लेकिन जब फेरिंग्स के बाद एयर जाएगा बेटे, किस में जाएगा, इस वाले रीजन में, इस रीजन को हम लैरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स ये है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के नीचे जो रीजन आता है उसको लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स के पहले पार्ट को बेटे एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस भी इसी का एक पार्ट होता है। सुप्राग्लोटिस भी लैरिंग्स का पार्ट है, ग्लोटिस भी लैरिंग्स का पार्ट है, और सब ग्लोटिस भी लैरिंग्स का पार्ट है। आप याद रख सकते हैं जो ये चार पार्ट्स है, एपिग्लोटिस हो, सुप्राग्लोटिस हो, ग्लोटिस हो और सब ग्लोटिस, ये चारों किसके पार्ट्स है बेटे, ये लैरिंग्स के पार्ट्स है। अब आपने यहाँ पे याद रखना है, अब आप बेटे यहाँ पे याद रखोगे क्या चीज, अब आपने याद रखना है कि हमारे पास जब एयर है वो लीव करता है किसको, एयर जो है वो लीव करेगा फेरिंग्स को, किसके जरिए से, पहले एयर एंटर करेगा नेजोफेरिंग्स के जरिए से फेरिंग्स में। अब जब एयर को लीव करना होगा किससे, फेरिंग्स से, कहां की ओर, लैरिंग्स की ओर, तो किसके जरिए से करेगा, लैरिंजोफेरिंग्स के जरिए से करेगा, लैरिंजोफेरिंग्स के जरिए से करेगा। तो इसके बाद जब हमारे पास एयर पहुंचा है बेटे किसमें, लैरिंग्स में, अब लैरिंग्स किसमें ओपन होगा, लैरिंग्स बेटे ओपन हो जाएगा हमारे ट्रैकिया में। इस ट्रैकिया को आप विंड पाइप भी कहते हो। और जो ये ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया में क्या चीजें होती है, इसमें कार्टिलेजेस होती है। कितनी कार्टिलेजेस होती है इसमें बेटे, 16 to 20 कार्टिलेजेस हमारे ट्रैकिया में होती है। तो आप याद रखोगे आफ्टर रीचिंग द लंग्स, हाँ ब्रोंकियल ट्री, आज हमें इस लेक्चर में ब्रोंकियल ट्री भी देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, ये है हमारा बेटे लैरिंग्स, ये हमारा है लैरिंग्स, ये हमारा है बेटे लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद जो एयर है वो एंटर करेगा किसमें बेटे, इस कार्टिलेजिनस ट्यूब में। इस कार्टिलेजिनस ट्यूब को ही बोला जाता है क्या, इसी कार्टिलेजिनस ट्यूब को ट्रैकिया कहा जाता है। और इस ट्रैकिया के अंदर कितनी कितनी कार्टिलेजेस होती है, इसमें होती है 16 से लेके 20 कार्टिलेजेस तक होती है। और इन कार्टिलेजेस का नाम क्या है, जो हमारे लैरिंग्स में कार्टिलेजेस होती है उन कार्टिलेजेस का नाम है हाइलीन। जो हमारे लैरिंग्स में दो तीन तरह की होती है, लैरिंग्स में होती है थायराइड होती है, क्रिकोइड होती है, बाकी बाकी भी होते हैं कार्सिनॉइड वगैरह। यहाँ पे आपने याद रखना है जो हमारे ट्रैकिया में कार्टिलेजेस होती है उन कार्टिलेजेस का नाम है हाइलीन कार्टिलेज। और हाइलीन कार्टिलेज जो है ये किस में प्रेजेंट होती है बेटे, ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है। इसके बाद आप याद रखोगे जो ये ब्रोंकियल ट्री है, ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, जो ही बेटे ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगा, और जो हमारा ट्रैकिया है, लंग्स में जाने से पहले एयर को ट्रैकिया में जाना है। जो ट्रैकिया है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स का बना होता है। कितनी कार्टिलेजेस होती है, 16 से 20 कार्टिलेजेस होती है। लेकिन बेटे हमारे पास जो ये पांचवी कार्टिलेज है, 1 2 3 4 5, पांच कार्टिलेज यूजुअली हमारे पास कितनी होती है, 16 से 20 कार्टिलेजेस होती है। अगर हम देखेंगे, हम कहते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक जगह पे T5, जो हमारे पास जो ये सर्विकल ये होता है ना, हमारा नेक में सर्विकल रीजन होता है, उसके बाद से हमारे पास होती है थोरेसिक, जो हमारा ये चेस्ट कैविटी होता है इसको थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। और थोरेसिक कैविटी के पीछे से जो वर्टिब्रीज होती है उनको थोरेसिक वर्टिब्रीज कहते हैं। जब हमारे पांचवी थोरेसिक वर्टिब्री पे हम पहुंचते हैं ना, यहाँ थोरेसिक वर्टिब्री के सीध में जो हमारा ट्रैकिया होता है वो डिवाइड होता है, बाइफरकेट होता है। वरना हमारे पास थोरेसिक कितनी वर्टिब्रीज है, 12। लेकिन जब थोरेसिक के पांचवी वर्टिब्री पे हम पहुंचते हैं, उसके सीध में अगर आप आगे देखोगे तो हमारा ट्रैकिया जो है बाइफरकेट होता है दो हिस्सों में। अब जब ये ट्रैकिया बाइफरकेट हो गया ना बेटे दो हिस्सों में, दो ब्रांचेस में, अब आप इसको कहां ट्रैकिया बोलोगे, अब आप इस ये अलग एक बाइफरकेशन होगी, ये अलग से बाइफरकेशन होगी, दो ब्रांचेस निकले ना, इस एक ब्रांच को आप क्या बोलोगे, इस एक ब्रांच को अब हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकस। और ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये चीजें बने हुए होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकस बना होता है, सेकेंडरी ब्रोंकस बना होता है, टर्शियरी ब्रोंकस बना होता है। मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बने होते हैं, यानी प्रीनेटल स्टेज में। फिर लेकिन पूरा कंप्लीटली जो हमारे एल्वियोलाई है, जो बहुत सारे इसमें है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, टर्मिनल ब्रोंकियोल है, एल्वियोलर डक्ट है, वो पोस्ट
प्रीनेटल डेवलपमेंट में बनती है, उसको हम यूजुअली जनरेशंस कहते हैं मतलब जो एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है या जब एक बच्चे की बर्थ होती है उसमें 17 जनरेशंस होती है, मतलब 17 ब्रांचेस तक होती है, मतलब इसमें जो हमारा ये ट्रैकिया है फिर ये डिवाइड हो गया, फिर इसके अलग ब्रांचेस निकले, फिर अलग ब्रांचेस निकले, फिर अलग ब्रांचेस निकले, ऐसी ब्रांचिंग होती है 23 टाइम्स जब तक हम एल्वियोले तक पहुंचते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल में 17 जो एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है या जो प्रीनेटल स्टेज है तब तक 17 जनरेशंस ही होती है। इसका मतलब एक इंडिविजुअल में, एक एम्ब्रियो में या एक बेबी में जब उसकी बर्थ होती है उसके जो लंग्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते, उसमें 17 ही जनरेशंस होती है, लेकिन बर्थ होने के बाद उसके लंग्स जो है और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। किस जनरेशन तक? 23 जनरेशन तक, 23rd जनरेशन तक उसका फिर डेवलपमेंट हो जाता है। अब आप यहाँ पे याद रखोगे हमारे पास जो ट्रैकिया है बेटे ये डिवाइड हो गया किसमें? प्राइमरी ब्रोंकस में और सेकेंडरी ब्रोंकस में। आफ्टर और फिर क्या? प्राइमरी हो जाएगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी हो जाएगा टर्शियरी में, टर्शियरी होगा क्वार्टिनरी में, इसी तरह से टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, इसी तरह से बहुत सारे ब्रांचिंग निकलती है और उसी सारी ब्रांचिंग को हम ब्रेंकियल ट्री कहते हैं। After reaching the lungs, the trachea branches into two branches known as primary bronchus, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इसको primary bronchus कहा जाता है। Then every primary bronchus divides to form secondary bronchus, तो secondary बनाएगा, फिर इसी तरीके से secondary divide करेंगे तो tertiary बनाएंगे, इसी तरह से फिर bronchiole बनता है, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे नंबर में तो लास्ट में एल्वियोलर डक्ट बनता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिर लंग्स के अंदर कैविटी होती है जिनको एल्वियोलर सैक कहा जाता है, और लास्ट में एल्वियोलाई होता है। अभी मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। देखो बेटे याद रखो, हमारे पास ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया का इस तरह से ब्रांचिंग हो गया है, ये तो ट्रैकिया था, इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस क्योंकि अभी तक एक ही डिवीजन हो गया है। इस प्राइमरी ब्रोंकस से जो ब्रांच निकलेगा इसको कहेंगे बेटे सेकेंडरी ब्रोंकस। अब जो सेकेंडरी ब्रोंकस से और एक ब्रांच निकलेगी उसको कहेंगे टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस से जो और एक ब्रांच निकलेगा, इस तरह से ब्रांचिंग तो कंटिन्यूअसली होती रहती है। जो टर्शियरी से निकलेगा उसको कहेंगे क्वार्टिनरी ब्रोंकस, जो क्वार्टिनरी से निकलेगा, क्वार्टिनरी से और एक ब्रांच निकलेगा, इस तरह से इससे और एक ब्रांच निकला उसको कहेंगे टर्मिनल ब्रोंकस। टर्मिनल से और एक ब्रांच निकलेगा उस ब्रांच को कहेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकस। रेस्पिरेटरी ब्रोंकस से और एक ब्रांच निकलेगा, जिस रेस्पिरेटरी ब्रोंकस से अगर और एक ब्रांच निकला उसको कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट, इस एल्वियोलर डक्ट के आगे आपको क्या मिलेगा बेटे? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम एल्वियोलर सैक कहते हैं या एल्वियोलाई। इसके एक यूनिट को, मतलब ये एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसको एल्वियोलर सैक इसलिए कहा जाता है, और इसके एक इंडिविजुअल यूनिट को हम एल्वियोलाई बताते हैं। अब आपने बेटे ये चीज याद रखना है कि हमारे पास